नमस्कार दोस्तों, मैं भारत भूषण जो यूथ क्लासेस में आपका स्वागत करता हूं। साथियों, कल हमने भारतीय संविधान के स्रोत पढ़े, भारतीय संविधान के स्वरूप को पढ़ा। आज हम भारतीय संविधान के मौलिक अधिकारों को पढ़ते हैं कि भारतीय संविधान में जो मौलिक अधिकार दिए गए हैं उन वे क्या स्थान रखते हैं, उनका क्या विशेष स्थान है, वह मानव के किस काम आते हैं। तो भारतीय संविधान में मौलिक अधिकार, भारतीय संविधान में मौलिक अधिकारों का जो वर्णन है भाग 3 में किया गया है। तो सबसे पहली चीज है कि पूछ लेते हैं कि मौलिक अधिकार भारतीय संविधान के किस भाग में वर्णित हैं। तो भाग 3 में वर्णित है। उसके बाद दूसरा क्वेश्चन आता है इसमें से, भारतीय संविधान कितने अनुच्छेदों में बटा हुआ है। तो अनुच्छेद 14 से लेकर के 32 तक है, लेकिन कहीं कहीं किताबों में 12 से लेकर के 35 तक की संख्या भी इसमें दी गई है। तो दोनों ही चीजों को ध्यान रखना कि 14 से 32 तक भी है, क्योंकि भारतीय संविधान में अगर 14 की बात करें तो 14 का वर्णन समानता का जो अधिकार है उसमें किया गया है, विधि के सक्षम समानता, अनुच्छेद 14। तो कहने का तात्पर्य है कि हम जब भारतीय संविधान के मौलिक अधिकारों की बात करते हैं तो 6 मौलिक अधिकार भारतीय संविधान में दिए गए हैं। भारतीय संविधान को 26 जनवरी 1950 को लागू किया गया था। उस समय भारतीय संविधान में 7 मौलिक अधिकार थे। कितने अधिकार थे? 7 मौलिक अधिकार थे, जिनमें वर्ष 1979 में 44वें संविधान संशोधन द्वारा 7वें अनुच्छेद मौलिक अधिकार को समाप्त कर दिया, जो संपत्ति का अधिकार था। संपत्ति का अधिकार मौलिक अधिकारों में वर्णित था जिस समय हमारे भारत में भारतीय संविधान लागू किया गया था। लेकिन 1979 में भारतीय संविधान में 44वां संविधान संशोधन आया और उसने संपत्ति के अधिकार को समाप्त कर दिया। यह मौलिक अधिकारों के अलावा अब अनुच्छेद 300 में इसका वर्णन किया गया है, संपत्ति के अधिकार का। तो अब मौलिक अधिकारों की संख्या रह गई वो मात्र 6 रह गई। तो 6 मौलिक अधिकार भारतीय संविधान में अभी तक वर्णित हैं, जैसे समानता का अधिकार, स्वतंत्रता का अधिकार, शोषण के विरुद्ध अधिकार, धार्मिक स्वतंत्रता का अधिकार, संस्कृति एवं शिक्षा का अधिकार और संवैधानिक उपचारों का अधिकार। तो ये 6 प्रकार के इसमें भारतीय संविधान में अधिकार दिए गए हैं जो मौलिक अधिकारों के रूप में हैं। अब क्वेश्चन ये आता है कि मौलिक अधिकार तो दे दिए, लेकिन इन मौलिक अधिकारों का मानव के जीवन में क्या उपयोग है, ये किसके लिए दिए गए हैं मौलिक अधिकार। तो साथियों, जो मौलिक अधिकार दिए गए हैं, भारत के प्रत्येक नागरिक को ये मौलिक अधिकार प्राप्त है। क्यों? क्योंकि भारत का प्रत्येक नागरिक लंबी दास्ता झेल करके स्वतंत्र हुआ। तो सबसे पहले उसकी जो स्वतंत्रता है उसका अधिकार उसको प्राप्त हुआ। दूसरा कि भारत के अंदर अनेक वर्गों के लोग रहते हैं। अनेक वर्ग, हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई। वर्ग में अगर हिंदू धर्म की बात करें तो 4 वर्णों में हमारा समाज बटा हुआ होता है। उसके बाद काम को लेकर के भी छोटी बड़ी कंडीशन आ जाती है। तो इन सब चीजों को क्या है कि हमारे भारतीय संविधान में वर्णन किया गया है मौलिक अधिकारों के रूप में। जैसे पहला है समानता का अधिकार, जो अनुच्छेद 14 से लेकर के 18 तक में इसका वर्णन किया गया है। और सबसे पहले है विधि के सक्षम समानता। विधि माने कानून, विधि माने हमारा जो न्यायपालिका है उसके समक्ष भारत का प्रत्येक नागरिक समानता रखता है। उसके अंदर ना तो कोई छोटा है और ना ही कोई बड़ा है, उसके अंदर कोई भेदभाव वाली कंडीशन नहीं है। तो अनुच्छेद जो 14 है वो यही दर्शाता है कि भारत में रहने वाला प्रत्येक व्यक्ति समान रूप से कानून के दायरे में कार्य करता है और कानून सबके लिए समान है, चाहे वह गरीब आदमी हो चाहे वह
अमीर आदमी हो। दूसरा आता है इसी में सामाजिक समानता, अनुच्छेद 15 में। जब सामाजिक समानता की बात करते हैं तो सामाजिक समानता में किसी भी धर्म का हो, किसी भी जाति का हो, किसी भी लिंग भेद का हो, वह मानक समाज में समानता का अधिकार रखता है। अनुच्छेद 15 के अनुसार वह समानता भी कैसे कि वह कहीं भी अपनी दुकान चला सकता है, कहीं भी जाकर के वो अपने मनोरंजन के लिए नृत्य कर सकता है, कहीं भी वह स्नान आदि करने के लिए किसी भी घाट पर, किसी भी नल पर, किसी भी कुएं पे जा सकता है। तो इसकी रोक टोक हमारे भारतीय संविधान में नहीं है। तो समानता का अधिकार यही दिखाता है, ना तो इसमें कोई अपर कास्ट है और ना ही कोई निम्न जाति का है, तो सब इसके अंदर समान है। तीसरा पॉइंट आता है सरकारी पदों पर समानता। अनुच्छेद 16 कहता है कि सरकारी पद चाहे वह राज्य सरकार के हो, केंद्र सरकार के हो, सरकारी पद कोई सा भी हो, चाहे वह ए ग्रेड की नौकरी के लिए हो जिसमें IAS PCS बनते हैं, या आपका 4th क्लास हो, तो जो भी सरकारी पद है उसमें उन्हें समानता का अधिकार दिया गया है। वह सब नौकरी कर रहे हैं तो सब समान है। अनुच्छेद 16 यही कहता है। उसके बाद आता है अस्पृश्यता का अंत। अनुच्छेद 17 कहता है कि हमारे भारत के अंदर छुआछूत जैसी बीमारी भी पनप रही है। तो जब छुआछूत जैसी बीमारी पनप रही है तो भारतीय संविधान में इस छुआछूत को खत्म कर दिया गया है और अनुच्छेद 17 में यह कहा गया है कि अगर कोई व्यक्ति किसी भी व्यक्ति को अछूत कहकर बुलाता है, उसे अछूत का दर्जा देता है या अछूत की श्रेणी में उसे रखता है, तो वह दंड का भोगी होगा। इसलिए अस्पृश्यता का अंत भारतीय संविधान में कर दिया गया है। उसके बाद उपाधियों का अंत। उपाधि हमें शिक्षा से संबंधित, सेना से संबंधित हमें बहुत सारी उपाधियां मिल जाती हैं, लेकिन साथियों राज्य सरकार केवल सेना और शिक्षा 2 क्षेत्र में उपाधि दे सकता है। दूसरी बात, जो हमारी केंद्र सरकार है जिसे भारत सरकार कहते हैं, वह 1950 से भारत रत्न, पद्म भूषण, पद्म विभूषण, पद्म श्री इत्यादि प्रकार के जो उपाधि है वह प्रदान करता है। तीसरा, अगर किसी भी व्यक्ति को विदेशी उपाधि प्राप्त होती है तो बिना राष्ट्रपति के अनुमति के वह उपाधि नहीं ले सकता, तो उसका भी इसमें अंत कर दिया गया है कि हम कोई भी उपाधि इस प्रकार नहीं ले सकते। तो यहाँ पर जो समानता का अधिकार है उसमें उपाधियों का अंत कर दिया गया है। अनुच्छेद 18 यही कहता है। दूसरा पॉइंट आता है स्वतंत्रता का अधिकार। अनुच्छेद 19 से लेकर के 22 तक में इसका वर्णन है। नंबर 1 है बोलने की स्वतंत्रता। 19 क बोलने की स्वतंत्रता। 19 क याद रखना, बोलने की, हम बोल रहे हैं तो 19 क के अंतर्गत बोल रहे हैं। तो बोलने की, विचार रखने की हमें स्वतंत्रता है, लेकिन हम सरकार के विरुद्ध, कानून के विरुद्ध एक शब्द नहीं बोल सकते। ये भी इसमें तय है कि हमें बोलने की स्वतंत्रता है, तो हम बोल सकते हैं, अच्छा बोल सकते हैं, किसी के विरुद्ध या किसी को गाली गलौज नहीं दे सकते। हमें प्रेस में विज्ञप्ति छपवाने का भी अधिकार है। इस बोलने के, विचार रखने का भी, विचार विमर्श का भी अधिकार है इस अनुच्छेद 19 क के अंतर्गत ही। तो हम बोल रहे हैं तो हमें बोलने की स्वतंत्रता है। हम ये नहीं कि हमने सरकार का ये ना ढिंढोरा पीटना शुरू कर दिया, सरकार को ये ना गाली गलौज देना शुरू कर दिया, ये हम नहीं करेंगे। दूसरा, संविधान में कानून का भी हम अपमान नहीं करेंगे, विधि का भी हम सम्मान करेंगे, अपमान नहीं करेंगे। अगर हम बोल करके अपमान कर रहे हैं तो वो हमारे लिए दंडनीय अपराध है। दूसरा है शांतिपूर्ण सभाओं करने की स्वतंत्रता। अनुच्छेद 19 ख कहता है कि हम शांतिपूर्ण तरीके से, बिना किसी हथियार के, किसी डंडे के, किसी चाकू के, छुरे के, तलवार के, हम कोई भी सभा नहीं करेंगे। तो इस प्रकार हमें अब कोई भी चीज करनी है हम शांतिपूर्ण तरीके से करेंगे। बैठ करके हमें सरकार के विरुद्ध ही हमें कुछ बोलना है तो हम केवल शांतिपूर्ण तरीके से
अपना प्रदर्शन करेंगे, ना कि उसमें हम उपद्रव मचाएंगे। हम उसमें चक्कू छुरी लाठी डंडे लेकर के हम किसी का प्रयोग नहीं करेंगे। तो ये हमारी शांतिपूर्ण सभा करने की स्वतंत्रता है अनुच्छेद 19 ख के अंतर्गत। जब नंबर 3 आता है समूह या संघ बनाने की स्वतंत्रता। हम कहीं भी कोई भी समूह बना सकते हैं, कोई भी संघ बना सकते हैं, किसी भी संस्था को बना सकते हैं, किसी भी संस्था का निर्माण कर सकते हैं। तो अनुच्छेद 19 ग के अंतर्गत हम किसी भी समूह को बना सकते हैं। चौथा पॉइंट आता है आबाद भ्रमण की स्वतंत्रता। भारत देश जो विशाल क्षेत्रफल रखता है, कन्याकुमारी से लेकर के जम्मू कश्मीर तक और अरुणाचल प्रदेश से गुजरात तक, ये चारों कोने में, चारों दिशाओं में हम भ्रमण कर सकते हैं, किसी भी दिशा में भ्रमण कर सकते हैं। इसकी भी स्वतंत्रता हमें अनुच्छेद 19 घ में दी गई है। अनुच्छेद 19 घ यही कहता है कि हम भारत का प्रत्येक नागरिक, प्रत्येक व्यक्ति कहीं भी भ्रमण कर सकता है बिना किसी रोक टोक के, लेकिन वह भ्रमण करने के लिए केवल ईमानदारी का परिचय देगा, ये नहीं कि वह अपने गिरोह ढूंढता फिरे, अपनी बदमाशी दिखाता फिरे। तो अनुच्छेद 19 घ यही कहता है आबाद भ्रमण की स्वतंत्रता, पूरे भारत में कहीं भी हम घूम सकते हैं, रह सकते हैं। उसके बाद आता है 5वां पॉइंट आवास की स्वतंत्रता। भारत में हम कहीं भी आवास बना करके रह सकते हैं, कहीं भी आवास बनाकर रह सकते हैं। अनुच्छेद 19 ढक्कन यही कहता है कि हम कहीं भी आवास बनाए, अपना घर बनाए, हम रहना सहना करें, हम कुछ भी कर सकते हैं। और लास्ट पॉइंट आता है स्वतंत्रता के अधिकार में व्यवसाय की स्वतंत्रता। हम चाय की दुकान, पान की दुकान, बीड़ी की दुकान, किसी भी बड़े कारखाने को, किसी भी फैक्ट्री को, किसी भी व्यापार को हम आसानी से कर सकते हैं। इसके लिए कोई रोक टोक नहीं है। हम किसी भी जाति, किसी भी धर्म, किसी भी मजहब से बिलोंग करते हैं, लेकिन हमारा जो व्यवसाय है, हम अपना व्यवसाय, अपना कारोबार कर सकते हैं। इसकी भी हमें स्वतंत्रता है। हमें किसी की परमिशन लेने की आवश्यकता नहीं होगी। जब परमिशन लेने की आवश्यकता नहीं होगी तो अनुच्छेद 19(6) यही कहता है कि हम भारत में कहीं भी अपना व्यापार कर सकते हैं। अनुच्छेद 20 कहता है अपराधों के लिए दोष सिद्धि के संबंध में संरक्षण, कि भारत में कोई भी अपराधी या किसी भी अपराधी को एक गुनाह करने पर एक ही सजा का प्रावधान है। ये नहीं उसने एक गुनाह कई बार किए और सजा कई बार होगी, नहीं, एक बार ही उसे सजा मिलेगी। दूसरा पॉइंट इसमें आता है कि किसी भी अपराधी को स्वयं अपने विरुद्ध गवाही देने के लिए विवश नहीं किया जा सकता। तो दोष सिद्धि के संबंध में जब संरक्षण प्राप्त होता है तो ये दोनों पॉइंट बहुत ही इंपॉर्टेंट है। इसी में तीसरा पॉइंट आता है किसी भी व्यक्ति को ऐसे कानून का उल्लंघन करने पर दंडित नहीं किया जा सकता जो कानून उसके उल्लंघन करते समय लागू किया गया ना हो, तो हम उसे दंड नहीं दे सकते। तो अनुच्छेद 20 के अंतर्गत ये तीनों पॉइंट आते हैं। अनुच्छेद 21 के अंतर्गत जीवन एवं व्यक्तिगत स्वतंत्रता की सुरक्षा का जो वर्णन है अनुच्छेद 21 के अंतर्गत किया गया है कि हम अपने जीवन की सुरक्षा, अपने व्यक्तिगत जीवन की सुरक्षा के संबंध में हम, तो अनुच्छेद 21 कहता है कि हमारा जो जीवन है व्यक्तिगत स्वतंत्रता की सुरक्षा प्रदान करेगा। अगर हमें कोई ऐसा व्यक्ति जो हमारे व्यक्तिगत जीवन को बाधित कर रहा है या हमारी स्वतंत्रता का हनन कर रहा है तो हम उसके विरुद्ध एक्शन ले सकते हैं। कानून उसके लिए बना हुआ है। जो स्वतंत्रता का अधिकार है उसमें अनुच्छेद 22 कहता है कुछ दशाओं में गिरफ्तारी एवं निरोध का संरक्षण। अनुच्छेद 22 कहता है कि किसी भी व्यक्ति को बिना उसका अपराध बताए बंदी नहीं बनाया जा सकता। तो किसी भी व्यक्ति को जब तक हम उसका अपराध नहीं बताएंगे तब तक हम उसे बंदी नहीं बना सकते। अगर हमने कोई बंदी बना लिया या कोई अपराधी व्यक्ति है तो उसे अपना वकील करने की भी स्वतंत्रता है
छूट है, ये भी इसके अंदर प्रावधान दिया गया है। अपराधी को कैद करने से 24 घंटे के अंदर अंदर न्यायालय में पेश करना अनिवार्य है। अगर कोई ऐसा नहीं करता तो उस महकमे के प्रति दंड का प्रावधान भी दिया गया है। तो अनुच्छेद 22 में यही कहा गया है, जो अपराधी है जिसे गिरफ्तारी कर दिया गया उसका निरोध का संरक्षण भी इसके अंतर्गत किया गया है। उसके बाद शोषण के विरुद्ध अधिकार अनुच्छेद 23 से 24 में सबसे पहला नाम आता है मानवीय व्यापार एवं बलपूर्वक मजदूरी का निषेध। अनुच्छेद 23 कहता है कि हम मानवीय व्यापार नहीं कर सकते, मानव का व्यापार नहीं कर सकते, आदमियों का व्यापार नहीं कर सकते, उनकी खरीद फरोख्त नहीं कर सकते, उन्हें बेच नहीं सकते, उन्हें खरीद नहीं सकते। तो सबसे पहले दूसरा, बलपूर्वक हम किसी भी व्यक्ति से मजदूरी नहीं करा सकते, इसका भी निषेध किया गया है, क्योंकि दोनों ही कंडीशन में मानवीय व्यापार या बलपूर्वक मजदूरी दोनों ही कंडीशन में शोषण का वर्णन किया गया है कि वह व्यक्ति शोषित किया जा रहा है, उसे प्रताड़ित किया जा रहा है इस कार्य को करने के लिए। तो अनुच्छेद 23 इसी का निषेध करता है, इसी की मनाही करता है कि हम किसी भी व्यक्ति के मतलब ना तो उसे खरीद सकते हैं, ना उसका व्यापार कर सकते हैं, और बलपूर्वक किसी से हम मजदूरी भी नहीं करा सकते, क्योंकि बलपूर्वक मजदूरी कराना उसका शोषण करना है। दूसरा पॉइंट आता है कारखानों आदि में बच्चों को लगाने की मनाही। हम देखते हैं कि हमारे कल कारखाने हो, उद्योग धंधे हो, कोई भी फैक्ट्री हो, कोई भी चाय की दुकान हो, पान की दुकान हो, परचून की दुकान हो, किसी पर भी हम बच्चों को काम करते हुए देखते हैं। तो भारतीय संविधान के मौलिक अधिकारों में 14 वर्ष से कम के बच्चे को अगर हम कहीं भी काम पर लगाते हैं तो वो हमारे लिए दंडनीय अपराध है। तो हम 14 वर्ष से कम के बच्चे को किसी भी कारखाने में नहीं लगा सकते, वो बाल मजदूरी के अंतर्गत आएगा और उसका शोषण किया जा रहा है, क्योंकि 14 वर्ष की आयु किसी भी बच्चे के लिए पढ़ने की, लिखने की, आगे बढ़ने की उम्र होती है। तो हम कहीं भी इसे शोषित नहीं कर सकते। अनुच्छेद धार्मिक स्वतंत्रता का अधिकार अनुच्छेद 25 से 28 तक। धार्मिक स्वतंत्रता, धर्म क्या है? हिंदू धर्म, मुस्लिम धर्म, सिख धर्म, ईसाई धर्म। तो ये चारों क्या है? धर्म है। तो इसमें पहला पॉइंट क्या है? किसी भी धर्म को मानने एवं प्रचार की स्वतंत्रता। भारत का प्रत्येक व्यक्ति, प्रत्येक नागरिक किसी भी धर्म को मान सकता है, उसका प्रचार भी कर सकता है, इसकी स्वतंत्रता की गई है। तो अनुच्छेद 25 यही कहता है कि अनुच्छेद 25 के अनुसार कोई भी व्यक्ति किसी भी धर्म को मानने के लिए स्वतंत्र है, उसका प्रचार करने के लिए भी स्वतंत्रता है। दूसरा पॉइंट आता है धार्मिक कार्यों के प्रबंध की स्वतंत्रता। जो धार्मिक कार्य है उसके प्रबंध की स्वतंत्रता अनुच्छेद 26 में की गई है। प्रबंध कैसे? कि उसकी क्या क्या देखरेख होनी चाहिए, क्या क्या देखरेख नहीं होनी चाहिए। तो ये धार्मिक कार्यों के प्रबंध में जो भी कार्य होते हैं उसकी स्वतंत्रता की गई है। अनुच्छेद 26 यही कहता है। तीसरा पॉइंट आता है विशेष धर्म की वृद्धि के लिए कर की स्वतंत्रता। हम धर्म पर कोई भी कर नहीं लगा सकते। अनुच्छेद 27 के अनुसार कहा गया है कि किसी भी धर्म पर, कोई भी धर्म है उसकी वृद्धि के लिए हम उस पर कर नहीं लगा सकते, उसमें कर की स्वतंत्रता होती है। हम किसी भी धर्म पर, चाहे वो हिंदू धर्म हो, मुस्लिम धर्म हो, सिख धर्म हो, विशेष धर्म की वृद्धि के लिए कर की स्वतंत्रता होती है, उस पर कर या टैक्स नहीं लगा सकते। नंबर 4 आता है धार्मिक शिक्षा का निषेध। सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट धार्मिक शिक्षा का निषेध। निषेध मतलब मनाही, कि हम किसी भी विद्यालय में, किसी भी मदरसे में, किसी भी चर्च में हम धर्म की शिक्षा नहीं दे सकते। धर्म की शिक्षा अगर हम देते हुए पाए गए तो हम भारतीय संविधान के स्वतंत्रता, जो हमें मौलिक अधिकार दिए गए हैं, उनका हम खंडन कर रहे हैं और हम दंड के भागी होंगे। धार्मिक शिक्षा का निषेध अनुच्छेद 28 के अंतर्गत
किया गया है। उसके बाद आता है संस्कृति एवं शिक्षा का अधिकार, अनुच्छेद 29 से 30 में अल्पसंख्यकों की को संरक्षण। सबसे पहला पॉइंट आता है अल्पसंख्यक। अल्पसंख्यक कौन है? हमारे भारत में हिंदू बाहुल्य देश है। उसके बाद जितने भी व्यक्ति इसके अंदर आता है, जिसमें जैन है, बौद्ध है, सिख है, ईसाई है, मुस्लिम है, तो ये हमारे इसके अलावा और भी बहुत सारे धर्म के लोग हैं यहाँ पर रहते हैं। तो वे सब क्या है कि वे सब हमारे अल्पसंख्यक की श्रेणी में आते हैं। तो उनके अल्पसंख्यकों की जो संरक्षण है, कोई उन्हें पीट के चला जाए, उन्हें मार के चला जाए, उन्हें सता के चला जाए, तो उसके संरक्षण का जो वर्णन है अनुच्छेद 29 में किया गया है। शैक्षणिक संस्थानों की स्थापना एवं अल्पसंख्यकों के अधिकार, अनुच्छेद 30 कहता है कि जो अल्पसंख्यकों के शैक्षणिक संस्थान है उन्हें उनकी स्थापना करना, उन्हें स्थापित करना कि प्रत्येक धर्म के लोगों को शिक्षा उचित तरीके से मिलती रहे, इसकी भी सरकार को देखरेख रखनी है। तो शैक्षणिक संस्थानों की स्थापना करनी है एवं अल्पसंख्यकों के अधिकार, जो भी अधिकार है उसका भी इसके अंदर, जो संस्कृति का अधिकार है उसके अंदर इसकी देखरेख के लिए सरकार ने मौलिक अधिकारों को चिन्हित किया है और ये अनुच्छेद 30 के अंतर्गत आता है। और इसमें सबसे लास्ट का पॉइंट आता है संवैधानिक उपचारों का अधिकार, अनुच्छेद 32 के अंतर्गत आता है संवैधानिक उपचारों का अधिकार, जिसे डॉक्टर BR अम्बेडकर ने भारतीय संविधान की आत्मा कहा, रीढ़ की हड्डी कहा, क्योंकि संवैधानिक जितने भी संविधान के अंतर्गत जितने भी उपचार किए गए हैं तो उनका अधिकार हमें मौलिक अधिकारों में दिया गया है। तो भारतीय संविधान में संवैधानिक उपचारों के अंतर्गत 5 रिट या 5 लेख जारी कर सकता है। कौन कर सकता है? जो भी व्यक्ति समाज द्वारा, कानून द्वारा प्रताड़ित है, वह ये 5 लेख जारी करवा सकता है। सबसे पहला है बंदी प्रत्यक्षीकरण। बंदी प्रत्यक्षीकरण का अर्थ यह है कि न्यायालय, चाहे जिला जज हो, हाई कोर्ट हो, सुप्रीम कोर्ट हो, 24 घंटे के अंतर्गत अपने न्यायालय में उस अपराधी को हाजिर करने के लिए अधिकारी को दंडित कर सकता है या उसे मजबूर कर सकता है कि कोई भी तुमने बंदी बनाया है व्यक्ति, तो उसे मेरे सामने प्रत्यक्ष रूप से उसे हाजिर करो। तो बंदी प्रत्यक्षीकरण इसी को कहता है। दूसरा आता है परमादेश। परमादेश अंग्रेजी में मंडामस कहते हैं, जिसका अर्थ होता है आज्ञा देने से। हम आज्ञा देते हैं या न्यायालय किसी भी पदाधिकारी को, किसी भी अधिकारी को सार्वजनिक कर्तव्य के प्रति परमादेश, एक आदेश दे सकता है। तीसरा आता है प्रतिषेध लेख। प्रतिषेध का अर्थ होता है कि उच्च न्यायालय या सर्वोच्च न्यायालय अपने से नीचे वाले न्यायालय को आदेश देकर उसे रोक सकता है अगर वह अपने क्षेत्र से अधिक क्षेत्र में जाकर के कार्रवाई करता है, तो उस न्यायालय को वो आदेश जारी करके उसे रोक सकता है। कौन? उच्च न्यायालय या सर्वोच्च न्यायालय अपने से नीचे, जिसे हम डिस्ट्रिक्ट कोर्ट कहते हैं, उसे उसके अधिकार क्षेत्र में रहने के लिए बाध्य कर सकते हैं। उस अधिकार क्षेत्र से अगर वह बाहर जाता है तो वह प्रतिषेध उसे मना कर देंगे। चौथा आता है उत्प्रेषण लेख। तो ये जो चौथा होता है उत्प्रेषण लेख, उत्प्रेषण लेख का अर्थ होता है कि सूचना प्रदान करना, कि निचले स्तर से कोई भी कागज, कोई भी दस्तावेज ऊपर वाले न्यायालय में भेजना ही आपका उत्प्रेषण कहलाता है। और पांचवा होता है अधिकार परीक्षा लेख का अर्थ होता है किस शक्ति द्वारा सर्वोच्च न्यायालय किसी भी व्यक्ति को जिसका चुनाव कानून के द्वारा ना हुआ हो या कानून के द्वारा उसे पद ना दिया गया है, तो वह सरकारी कार्य को करने के लिए रोका जा सकता है।
तो ये अधिकार प्रक्षालेख होता है जो संवैधानिक उपचारों का अधिकार है। तो साथियों, ये आज हमने आपको मौलिक अधिकारों के बारे में बताया। मानते हैं कि आज की वीडियो थोड़ा सा लॉन्ग हो गई है, लेकिन इतनी सारी जानकारी भी आपको होना बहुत जरूरी है कि किस अनुच्छेद के अंतर्गत हमें कौन सा अधिकार प्राप्त है। इसके अंतर बहुत सारे प्रश्न पूछे जाते हैं। साथियों, अगला टॉपिक फिर लेकर के आते हैं आपके सामने। तब तक के लिए धन्यवाद।